हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये देखिए एजुकेशन फॉर ऑल, ये मेरा चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो इसी के साथ मैं क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूँगी इधर उधर की बातों में। चलिए, ये आपका क्लास 2 रहने वाला है। क्लास 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ये आपका ईवीएस एनसीईआरटी समरी नोट्स के रिगार्डिंग सेकंड क्लास है। तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इस चीज पे आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाथी को। एलिफेंट से हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, एलिफेंट से हमारे सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा एक हाथी एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। क्या करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक हाथी एक दिन में कितने पत्ते और झाड़ियां, कितने केजी पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। तो आपसे ऑप्शन में दे सकता है 50 केजी, 250 किलो, 300 किलो, 400 किलो, या कह सकता है 100 केजी। तो आप क्या मारोगे, अगर आपको पता रहेगा 100 केजी तो आप 100 केजी ही आंसर दोगे। नेक्स्ट हमारा, यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। हम लोग कितना आराम करते हैं, 6 घंटे टाइम देते हैं सोने पे, या फिर 8 घंटे सोने पे टाइम देते हैं। लेकिन हाथी क्या करते हैं, 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं एक दिन में। वह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ में रहना पसंद करता है। क्या करते हैं, हाथियों को बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वो कहाँ जाएंगे, वो पानी में डूब जाते हैं, पानी में डूबकर बैठ जाते हैं। उन्हें कीचड़ पसंद है, वो कीचड़ में अपने आप को पूरा डुबो लेते हैं ताकि उनके शरीर में क्या गर्मी ना लग सके, हमेशा ठंडा महसूस हो। हाथी के कान पंखे की तरह होती है। हाथी के कान तो आप देखे होंगे, बड़े बड़े कान होते हैं या नहीं होते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। हाथी के कान हमेशा बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वो क्या करती है, उन्हीं कानों की मदद से वो अपने शरीर पे पंखा करती है, जिससे वो उन्हें ठंडक मिलती है और मक्खियों को उड़ाने में या कोई भी कीट पतंगों को हटाने में उनकी मदद करती है उनके कान। क्योंकि गर्मी लगने पर वह हवा करती है। क्या करती है, गर्मी लगने पर अपने कानों की मदद से वो पंखे की तरह हवा करती है। अब बात करें, हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां होती हैं और बच्चे रहते हैं। देखिए, हाथी जब जो हाथी बॉयज हाथी जो है वो 14 से 15 साल के जब हो जाएंगे तब तक वो झुंड में रहते हैं। उसके बाद क्या, जैसे ही उनके 14-15 साल पूरा होता है वो झुंड छोड़कर क्या अलग हो जाते हैं। झुंड में रहना वो पसंद नहीं करते, झुंड छोड़कर भाग जाते हैं। अब है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी क्या होती है, झुंड की नेता होती है। झुंड की नेता कौन होती है, तो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही झुंड की नेता होती है। इससे आपके काफी सारे प्रश्न बन सकते हैं, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करें खेजड़ी ब्रिज की। ये आपका ईवीएस एनसीईआरटी समरी नोट्स है। इसको आप साथ के साथ अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा। क्लास 1 मैंने करा दिया है और ये आपका क्लास 2 है। अब बात करें खेजड़ी ब्रिज की। खेजड़ी ब्रिज की क्या कहानी है, देखिए ये एनसीईआरटी में है और हर टॉपिक पे एक लेसन बना हुआ है, एक पाठ बना हुआ है। उसमें एक कहानी के माध्यम से 3 से 5 क्लास तक में बताया गया है। एनसीईआरटी की बुक को भी आप रिव्यू कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, खेजड़ी ब्रिज की बात करें तो यह जो खेजड़ी का पेड़ है, यह कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। यह आपसे पूछ सकता है कि खेजड़ी ब्रिज कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, बिहार, जयपुर, या कह सकते हैं दिल्ली, कहाँ पाया जाता है। तो आपको अगर याद रहता है राजस्थान तो आप राजस्थान को चूज करेंगे। ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान के जोधपुर, राजस्थान के अंदर भी जोधपुर है। जोधपुर के अंदर खिजड़ली गांव है। जैसे हमारे बिहार है, बिहार के अंदर एक क्या है, गया जिला है, गया जिला के अंदर कोई गांव पड़ता है, या फिर कोई प्रखंड है, या कोई वैसी नाम की जगह है। तो उसी प्रकार से यहाँ राजस्थान के जोधपुर के खिजड़ली गांव में यह खिजड़ी नाम का ब्रिज पाया जाता है। अब है क्या कि वहाँ के लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। ये कहानी आपको पूरी रूप से पढ़नी हो तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं।
4th क्लास की, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा खेजड़ी ब्रिज की कहानी। तो वहाँ पे क्या करते थे, राजस्थान में जो ये खेजड़ी का ब्रिज पाया जाता है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इनको काफ़ी दिनों तक पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये कम पानी में भी सर्वाइव आसानी से कर लेते हैं। तो इनके ऊपर जो फल लगता है उन फलों को खा करके क्या लोग वहाँ के क्या जिंदा रहते हैं, इनकी फलों से सब्जियां बनाते हैं, इनकी पत्तियों को खाकर क्या जानवर जिंदा रहते हैं। तो उन पौधों के नीचे क्या छायादार में लोग अपना जीवन यापन करते हैं, लोग जीवित रहते हैं, उनकी छाया में बैठते हैं। तो ये क्या उन पेड़ों की रक्षा करते हैं, और जो उन पेड़ों की रक्षा करते हैं इसलिए क्या आज ये 300 साल बाद भी बिश्नोई कहलाते हैं। जब आज 300 साल पूरा हो चुका है इस चीज को, मतलब इस पेड़ की कहानी को लेकर के, तो आज भी वो लोग जो हैं उन पेड़ों की रक्षा करते आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। बिश्नोई कहाँ के लोगों को कहा जाता है, तो खिजराली गांव में, राजस्थान के जोधपुर के खिजराली गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पेड़ों की और जानवरों की रक्षा करते हैं। यह जो खिजराली का पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है सॉरी, यह रेगिस्तान में खूब पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। ये एक खूबी है इसकी कि इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, और साथ ही साथ इसके छाल से, खेजड़ी के वृक्ष के छाल से क्या बनाया जाता है, दवाई बनाई जाती है। अब है हमारा मधुमक्खी, हनी बी की कहानी। चलिए देखते हैं हनी बी की क्या कहानी है, मधुमक्खी की शुरुआत कहाँ से हुई। कहानी अनीता नाम की लड़की की है जो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव की रहने वाली है, जो कि हनी बी मधुमक्खी का पालन करती है और वहाँ के लोग भी पालन करते हैं। ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए यह जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर का लीची प्रसिद्ध है। ये तो आप जानते हैं, ये लीची कहाँ से सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जीके का क्वेश्चन बनता है एक तरह से। तो लीची कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो मुजफ्फरपुर के लिए प्रसिद्ध है। लीची के जो फूल होते हैं उस पे क्या मधुमक्खी को लुभाते हैं। लीची के जो फूल होते हैं वो क्या मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसके कारण से मधुमक्खियां काफी मात्रा में आती हैं, इसलिए लोग इसका पालन करते हैं, अट्रैक्ट होती है, तो उन्हें एक मौका मिलता है क्यों ना हम मधुमक्खियों का भी पालन करना चाहिए, तो इसलिए वे मधुमक्खी का पालन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर से दिसंबर तक ही समय होता है मधुमक्खियों को अंडा देने का। अक्टूबर से दिसंबर तक के माह में ही यही महीने होते हैं मधुमक्खियों को अपने अंडे को देने का। तो यह सबसे अच्छा टाइम है मधुमक्खी पालन के लिए। अब बात करते हैं कि हर छत्ते में जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें होता क्या है कि मधुमक्खी के छत्ता में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है, सिर्फ एक रानी मक्खी होती है, और उसके जो चारों तरफ की प्रजा है वो नर मक्खी होते हैं, नर मधुमक्खी होते हैं। वो क्या करते हैं, तो जो सिर्फ रानी मक्खी होती है वो सिर्फ अंडा देने का काम करती है, और बाकी जो नर मक्खी होते हैं, नर मधुमक्खी जो होते हैं वो सारा काम करते हैं। जैसे कौन कौन से काम करते हैं ये भी देखिएगा। बच्चे पालन का काम करते हैं, शहद बनाने के लिए फूलों का रस ढूंढने का काम करते हैं, और छत्ता बनाते हैं। मधुमक्खी का छत्ता कौन बनाएगा, तो नर मक्खी बनाएगी, नर मधुमक्खी। अब है कि ये शहद कैसे पाते हैं, ये देखिए शहद मिलने पर एक तरह का नाच करती हैं ये मधुमक्खियां, जिससे बाकी सारी मक्खियों को पता चल जाता है। शहद मिलने पर ये एक तरह का नाच करती हैं, जिससे बाकी सारी मक्खियों को पता चल जाता है कि शहद कहाँ है। इसी तरह से कौन कौन कार्य करते हैं, मधुमक्खी की तरह कौन कौन कार्य करता है, तो दीमक इसी तरीके से कार्य करते हैं, सेम एज मधुमक्खी के जैसे। चींटी भी इसी तरीके से कार्य करते हैं। ततैया, जिसे गांव में बिरना बोला जाता है, ये भी ततैया, बिरनी या बिरना जो भी बोल दीजिए, ये भी ततैया जो है, ततैया, दीमक, चींटी, ये तीनों जो है क्या मधुमक्खी की तरह ही सेम एज काम करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेन के सफर का। तो ट्रेन का क्या सफर है, ट्रेन की क्या कहानी है, ये देखिए। जब ट्रेन का सफर स्टार्ट होता है तो इस कहानी में हमें पढ़ने को मिलता है कि ट्रेन हमारी स्टार्ट होती है गुजरात से। गुजरात से हमें केरल जाना है। देखिए गुजरात से केरल लास्ट तक में हमें जाना है। देखिए कौन कौन से
चीज़ों को, कौन कौन से स्टेट को, कौन कौन सी जगह को होकर गुजरती हुई हमारी ट्रेन जाती है, इस चीज़ को हम नोटिस करने वाले हैं। इससे काफ़ी सारे प्रश्न भी आपके बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ध्यान से कीजिएगा और अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। देखिए गुजरात की बात करें तो गुजरात के गांधीधाम जिसके अंदर कच्छ नामक एक जगह है, यहाँ से ट्रेन हमारी स्टार्ट होती है। गांधीधाम कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है। और इसी के अंदर क्या है? बलसाड नामक भी एक जगह है। तो गुजरात में कौन कौन सा जगह पाया जाता है? गांधीधाम जिसके अंदर कच्छ आता है, अहमदाबाद, बलसाड, ये सब क्या है? गुजरात में पाए जाते हैं। अब बात करें मडगांव की, तो मडगांव कहाँ पाया जाता है? जो क्या है? गोवा में है और ठंडी जगह है, समुद्री इलाका है। हम गुजरात के बाद क्या हो जाते हैं? गुजरात से जब स्टार्ट करते हैं गांधीधाम से, कच्छ से, अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद होते हुए हम कहाँ आते हैं? मडगांव आते हैं। मडगांव कहाँ पड़ता है? हमारा गोवा में पड़ता है। तो ये एक ठंडी जगह, गोवा का तो नाम आप लोग जानते ही हैं कि एक समुद्री इलाका है जहाँ पे लोग छुट्टियां मनाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। समुद्री इलाका है, ठंडी जगह। अब हम जाते हैं कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? कोट्टायम, ये केरल में है। कोझिकोड और कोट्टायम कहाँ है? केरल में है। सबसे पहली बात देखिए कि इंपॉर्टेंट क्या बनता है इससे, ट्रेन से हमारा इंपॉर्टेंट क्या बनता है गुजरात से केरल जाने में। तो गोवा से, देखिए गोवा से जब केरल तक जाएगी ट्रेन हमारी, तो गोवा से केरल जाने में 92 सुरंगे, 92 सुरंगे और 2000 पुल हमारी पड़ती है बीच में। सोचिए कि गोवा से केरल सिर्फ जाने में 92 सुरंगे और कितने? 2000 पुल, 2000 पुल हमारे इनके बीच में पड़ती हैं। तो ये याद रखिएगा, ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है गाइस। तो ध्यान रखिएगा कि 92 सुरंग है और 2000 क्या है? 2000 क्या है? पुल है हमारे। गुजरात से केरल जाने में कौन कौन से स्टेट से हमें गुजरना पड़ता है, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो पहला है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, नेक्स्ट हमारा कर्नाटक। ये 3 राज्य हमारे आते हैं गुजरात से केरल जाने के बीच में। अब हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में हमें जाने के बाद किन किन साधनों का प्रयोग करना पड़ता है? फेरी। केरल में एक फेरी काफी प्रसिद्ध है केरल के लिए। तो फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव है, लकड़ी से बना एक नाव होता है जिसका उपयोग क्या करते हैं? एक छोटी नाव होती है जिसका उपयोग हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए करते हैं। देखिए ये जो फेरी है, ये जिसका उपयोग केरल में करते हैं, किस किस रूप में करते हैं? स्कूल जाने में करते हैं। ये कौन कौन कर सकता है? औरत, आदमी, सभी कोई कर सकते हैं। और ये अपने सामान के साथ पानी के इस किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में इसका उपयोग करते हैं। फेरी जो स्कूल जाने में बच्चों को भी काफी मदद करता है। अब बात करें कोझिकोड को। कोझिकोड कहाँ है? तो ये केरल के मालाबार तट के किनारे बसा हुआ है। कोझिकोड कहाँ बसा हुआ है? तो ये केरल में है। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि कोझिकोड, कोट्टायम ये केरल में है। कोझिकोड बसा हुआ कहाँ है ये देखते हैं। ये केरल के मालाबार तट के किनारे बसा हुआ है। ये जो मालाबार तट है इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मालाबार तट को और किन किन नामों से जाना जाता है। या फिर आपसे बोल दे कि केरल के कालीकट के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप क्या ऑप्शन मारोगे? ऑप्शन में कई सारी चीजें दे सकता है, बलसाड़ दे सकता है, कच्छ दे सकता है, गांधीधाम दे सकता है, कोझिकोड दे सकता है। तो अगर आपको याद होगा तो आप कोझिकोड को मारोगे। देखिए आगे हम बात करें गुजरात की भोजन की। तो गुजरात के भोजन में क्या क्या चीजें आती है? गुजरात का भोजन हमारा सबसे पहले मिठाई वहाँ का फेमस है, लेमन राइस फेमस है, ढोकला चटनी खाना पसंद करते हैं लोग। केरल का भोजन क्या क्या है? तो चावल के साथ मलयाली सब्जी, अंडा, मांस, फिश, इन सभी चीजों को मिक्स करके चावल के साथ खाना पसंद करते हैं केरल के लोग। देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ से बनता है, काफी सारी चीजें गिवन थी तो मैंने कुछ कुछ चीजों को लिख लिया है। देखिए प्रश्न बनता है आपका भाषा और राज्य से कि कहाँ किस राज्य की भाषा क्या है। बात करें मलयालम की, इन्हीं सारे ट्रेन के सफर से ही ये सारे प्रश्न अराइज होते हैं। बात करें मलयालम की, तो मलयालम की कहाँ की भाषा है? तो ये केरल की भाषा है। कोंकणी भाषा की बात करें, कोंकणी कहाँ का लैंग्वेज है? तो गोवा में ये बोला जाता है।
महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी बोला जाता है, कर्नाटक में भी बोला जाता है, साथ ही साथ केरल में भी बोला जाता है। बात करें मराठी की, तो मराठी कहाँ कहाँ बोला जाता है? गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत के कुछ भागों में। कहाँ कहाँ बोला जाता है? गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत के कुछ भागों में मराठी को बोला जाता है। गुजराती कहाँ की भाषा है? तो ये गुजरात की मेनली भाषा है। नेक्स्ट हमारा है कन्नड़। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु में। कर्नाटक में भी बोला जाता है और तमिलनाडु में भी ये बोला जाता है। देखिए, हमने ट्रेन का सफर कर लिया, रिजर्वेशन टिकट भी ले लिया, लेकिन उसमें ट्रेन के टिकट में क्या क्या जानकारी दी जाती है इस बारे में एक बार देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन करके निकलता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन करके निकलता है। देखिए टिकट की जानकारी क्या है। टिकट में पहले बर्थ नंबर होता है आपका, कोच नंबर भी होता है आपका, फिर आपका ट्रेन नंबर रहता है, कॉस्ट ऑफ टिकट होता है, कितना का टिकट का किराया आपका लगा, कितना आपका भाड़ा लगा है वो मेंशन होता है। जर्नी स्टार्ट डेट, कौन से दिन आप जर्नी स्टार्ट किए हैं वो आपका लिखा हुआ रहेगा। कितनी दूरी आप तय करने वाले हैं ये लिखा रहेगा। साथ ही साथ आपका नेम होता है, तो कितनी दूरी आप तय करने वाले हैं ये उसमें लिखा होता है। कितनी दूरी आपने तय की है, या फिर गया से आपने चलना स्टार्ट किया, दिल्ली पहुंचे तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है आपकी ये ट्रेन यहाँ तक, दिल्ली तक गया से पहुंचने में, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। मिलती हूँ अगली क्लास में नई सोच और नई उमंग के साथ।